खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आज सारा दिन आप देखते रहे होंगे जो JIT की रिपोर्ट शाया हुई है वो तो सबके सामने ही है और उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन आज जो हमने कल आपको कहा था कि जो बयान हल्फी है मुबैना जो साइंड होता है एक मजिस्ट्रेट, आज उसकी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें उज़ैर बलोच साहब क्या कहते रहे हैं और किन लोगों के बारे में कहते रहे हैं, और उसमें और ये जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी और क्या फ़र्क है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ नून लीग अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से पीछे क्यों हो रही है, लगता है कहीं से एश्योरेंस मिलती है तो हम पीछे हो जाते हैं, या क्या मामला है, ये खेल चल रहा है। मगर इसके साथ अहम मामला जो कराची में न सिर्फ लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और जो सबसे अहम और प्रेसिंग इशू है जो जिसे ये स्मार्ट साइजिंग कह रहे हैं, ये बेरोजगारी का नया और खुशनुमा नाम हमने रखा है। और यूं लगता है कि मैसिव बेरोजगारी करनी पड़ रही है इनको IMF से अपनी डील को मुकम्मल करने के लिए। इसमें कितने लोगों का माशी कत्ल होगा और वो नौकरियां कब मिलेंगी जिसके बारे में जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है कि 360 मुलाजम जो हम निकाल रहे हैं PTDC के, इसके बदले में लाखों नौकरियां आनी है। कुछ टाइम फ्रेम दे देते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जिन बंदों को बेरोजगार भट्टी साहब किया था उनको तो उसके बाद तो नौकरियां नहीं आई जब प्राइवेटाइजेशन, तो इसके बाद कहां से आएगी। मगर मैं आपकी तरफ आता हूं, भट्टी साहब, शरीफ लोगों के बारे में आप गलत किस्म की यानी पर्चे बनाते हैं। शुक्र है कि JIT की रिपोर्टें हैं ताकि ये उजले और साफ दामन के लोग जो हैं इनको पता चल जाता है कि इस जुर्म में इनका कोई हाथ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JIT की रिपोर्ट तो रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन JIT रिपोर्ट में मैं आपको चैलेंज करता हूँ 70% फैक्ट्स नहीं है, इससे ज़्यादा भत्ते लिए गए, इससे ज़्यादा बंदे मारे गए जो नामालूम लाशें थी। मुझे सिर्फ एक सिंपल बता दे, इस मुल्क में अगर कोई साइकिल चोरी पे 54 का पुलिस को शक हो, उसको ले जाता है, 8 दिन मार मार के उसकी खाल उतार देते हैं साइकिल चोरी के शुबे में। ये किस तरह मुमकिन है कि 200 अफराद को कत्ल करे, हज़ारों लोगों से अरबों रुपए भत्ता ले। मैं आपसे तफसील से ये लेता हूँ, लेकिन मैं जो अली ज़ैदी ने चैलेंज कर दिया है इसको मैं सुनवा दूँ आपको कि उन्होंने किस तरह से चैलेंज किया है। अली ज़ैदी फेडरल मिनिस्टर हैं, वो इसको कैसे चैलेंज कर रहे हैं। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिसपे किसी ने भी साइन नहीं किया, जिसपे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, परियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी। ये 6 नाम लिखे हुए, 4 आदमी ने साइन किया हुआ। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं। ये चलते चलते नबील कबूल साहब का भी सुना दें, उनका मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी। काफी चीजें मिसिंग कर रही हैं इसमें, तो मैं समझता हूँ कि आपको लगता है कि कुछ चीजें जो असल में JIT में थी वो इस JIT में नहीं है। हाँ, ये JIT आपको टेम्पर्ड लग रही है, एडिटेड लग रही है। इंटरेस्टिंगली ये दावा अली ज़ैदी साहब का भी है। तो टेम्पर किसने किया है? सिंध गवर्नमेंट के अलावा तो कोई नहीं कर सकता ना। देखिए, मैं अपने इदारों पर मुझे बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन मुझे हैरानगी भी अपने इदारों पे हो रही है कि वो कैसे ऐसे मतलब JIT पे सिग्नेचर करेंगे जिसमें काफी चीजें मिसिंग कर रही है। जी भट्टी साहब, 1 अरब 1% ये ठीक कह रहे हैं। वो मेरे पास भी ओरिजिनल पड़ी थी, जिस दिन हुई तीसरे दिन मेरे पास आई थी। मैं भी घर ढूंढा, मुझे नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ कि एक साइकिल चोर को पुलिस ले जाती है और उसकी चमड़ी उतार देती है, 15 दिनों से छुड़ाने कोई नहीं आता। 200 बंदों को कत्ल आप करें हुकूमत की सरबराही के बगैर, ये कर सकते हैं? सिर्फ कुछ ना करें, कादर पटेल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दें। 2 बंदे जो इन्होंने कत्ल करवाए थे, उनके लवा हकीम के भी मैंने इंटरव्यू किए हुए हैं। काजी साहब, आप इंसानी जान को इतना सस्ता मलक सब क्यों समझ रहे हैं? ये समझ नहीं रहे उज़ैर बलोच एक फ्रंट मैन था, गोली चलाने वाले हाथ थे। जब तक सुपर पावर पीछे ना हो, हुकूमत आपकी हो, एक आदमी दंदनाता, मुझे मोहल्ले में एक बंदा ऊंची बोलता है ना, 15 पे को कॉल करे तो पुलिस उठा के ले जाती है। तो पुलिस आलात की आदत की सरपरस्ती के बगैर उज़ैर बलोच ना कातिल बन सकता था, ना भत्ताखोर बन सकता था, ना कब्जा माफिया बन सकता था, ना अगवा बराए तवान कर सकता था। मैं ये इस पे आपका मैंने टेक लेना है, क्योंकि हमें उनका मौक़िफ़ भी लेना है। PPP क्या कह रही है, जरा सुनाएं और फिर मलिक साहब इस पे आप मुझे अपना रिस्पॉन्स दें। जी, PPP का मौक़िफ़।
अली साहब ने कहा कि पहली जीआईटी रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये जीआईटी रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप, सोर्स क्या है आपकी? ये कैसे हो सकता है कि जीआईटी रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। उजैर की तस्वीरें का जी इनके साथ है, मौलाना तारिक जमील के साथ भी, उसको भी केस में डालो भाई जीआईटी में। शाहिद आफरीदी साहब को भी लिया, मारवी मेमन साहबा भी आपको मिल जाएंगे, अयाज लतीफ पनेजो भी आपको मिल जाएंगे, ये सबको भी डालो जी। वो कहते हैं उनके साथ मलक साहब, मैं इसके बाद में मुझे बता जाती कर रहा हूँ यार, इस कादल पटेल साहब की मैं शान पे जाऊँ। मौलाना तारिक जमील साहब इस्लाम फैलाने वाले, दो लोगों को दर्स देने वाले भाई, वो आपकी तरह बंदे कत्ल नहीं कराते। खुदा रसूल का वास्ता है यार, तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन किसी से कत्ल कराना, कब्जा कराना, बत्था लेना, तवान के लिए अगवा करना, मनी लॉन्ड्रिंग कराना, ये जुर्म है। तस्वीर बनाना कौन कह रहा है जुर्म है? उसके बाद मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, काइम अली शाह साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब जब उन्होंने हलफ लिया ना, उसके घर उजैर बलोच के घर गई, उनकी मिसिस का भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। यार ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वहां पे उन्होंने कहा उनकी बेटी से कि मैं तुम्हारी पुप्पो हूँ। पुप्पो हूँ। अच्छा, मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। आपकी बिल्कुल बातें 200% दुरुस्त है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपने मुझे एक नई बहस में डाल दिया कि असली एज जेआईटी है कि जैली एज जेआईटी है। एक दो सच मैं आपको बता दूं, एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसका 73 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर कोई बहस है नहीं है। दूसरी बात यार, 8 साल पहले 250 पाकिस्तानी को जिंदा जलाया गया, ये सच है, जेआईटी कह रही है। ब्रेक के बाद आते हैं, सुबह हम जारी रखेंगे और बहुत से हमारे पास इंकशाफात हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मलिक साहब, आप बात मुकम्मल करें, फिर मैंने उज़ैर बलोच साहब की बीवी और बेटी के एक शॉट है वो सुनवाना है। मैं जल्दी से बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उज़ैर बलोच मान रहे कि उसने इंसान नहीं, भेड़ बकरियों की तरह 200 बंदे को ज़िबा किया है। 250 बंदा आपका जल गया। आपका आइन कहता है, आपकी रियासत, आपकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, उनको इंसाफ दें। खुदारा कोई इदारा 30 से में एजेंसीज हैं, वफाकी हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, इसका सरपरस्त कौन था, किसने इसकी सरपरस्ती की, कौन बंदा है गैंग वाला जो एसपी की ट्रांसफ़र करा सकता है और आप एसएचओ अपनी मर्जी के लगा सकता है। मैं समझता हूँ 450 बंदे का ये रिकॉर्ड बता रहा है कत्ल व गारत हुई है। अगर इसमें इंसाफ ना हुआ तो ये रियासत और हुकूमत के लिए बड़ी संजीदा बात है। होगा या नहीं होगा, हम बात को तो सामने ले आए। सुनाएं जी जरा उज़ैर बलोच साहब की बीवी और बेटी बदामी साहब को इंटरव्यू देते हुए क्या कह रही है। इस घर में फरियाद ताजपुर इसी घर में, और शाया खत्म होने के बाद शर्मिला फारूकी आई थी। उस अशाइये के बाद फरियाद साहब यहाँ पर, हाँ, डायरेक्ट यहीं पर आई थी। वो मुझसे मिलने आई थी, मेरे मदर इन लॉ से मिलने आई थी, यहाँ पर हम सबसे मिली थी और मेरी बच्चियों से मिली थी, और उसने मेरी बच्ची को गोद में उठाया था और हमारे सर पर हाथ रख के कहा था कि वो इनकी वारिस है, वो हमारी वारिस है। इसने ये बात भी कही थी कि वो हमारी पप्पो है, वो मेरे पापा की बहन है। इस तरह का उसने बात हमसे की थी। फरियाद तालपुर साहिबा ने खुद की थी कि मैं तुम्हारे बाप की बहन हूँ। जी बिल्कुल, उसको पता था और उनको पता था कि आपके वालिद साहब कौन है। उज़ैर बलोच के साथ, मेरे पापा के साथ ही ऊपर आए थे। बटी साहब, मैं क्या कहूँ, आप ही कहें। मैं क्या कहूँ, मैं तो फिर यही कहूँगा ना जो मेरा शुरू से हरे संग दिल को जला देना चाहिए। फिर मुझे बताएं, ये वीडियो सारी दुनिया ने देखी है, क्या पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा भी नहीं है कि उधर भत्ता ना देने पर 20 करोड़ आपने बल्दिया फैक्ट्री आग लगा दी। उज़ैर बलोच अरबों रुपए बना गया और कोई उसको ये नहीं पूछ रहा कि इधर आना ये किसके काम में किया है, इसके जो पैसे लूटे थे कहाँ हैं। इस मुल्क में ये मुल्क का चलना आसान है, ये नामुमकिन है। ये रोज़े हशर वाले दिन जो भी साहिब ताकत है, जो इस कानून में इंसाफ कर सकते, अगर वो नहीं करते तो एक ना इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुझे ये बता दे, वो कह रही है कि वो मुझे कहती थी मैं तुम्हारी फुफी हूँ। नहीं बटी साहब, एक बड़ी बुनियादी मैंने आपसे भी मलिक साहब सवाल पूछते हैं, मगर मैं पहले आपसे पूछता हूँ क्योंकि आपने ये हिस्ट्री देखी है। मुझे ये बताएं कि ये बाकायदा जो पॉलिटिकल वर्कर को गुंडे से हमने तब्दील किया, यहाँ पे भी पंजाब में भी बनी थी बहुत सी स्टूडेंट्स तंजीमें। पहले यार दोनों की बात कर एक सेकंड सर, वो अरशद अमीन चौधरी कौन था, वो आबद चौधरी कौन था, वो आतिफ चौधरी कौन था, और ये उज़ैर बलोच कौन है, ये कैसे आएगा? तो पहले वो हमने
उन्होंने मौलाना तारक जमील साहब का कहा था मेरे मुंह से फजलुर रहमान। मौलाना तारक जमील साहब नेक सीरत दयानत, वो मुबल्लिग हैं, वो किसी से मिल सकते हैं, गए उनसे तस्वीर चुराना जुर्म कोई नहीं, बुरा नहीं है। क्राइम कराना जुर्म। उनका मिसाल ना दें। दूसरी बात बताएं, दूसरी बात आपने फरमाया मेरे भोले बादशाह कौन लाया? आपका जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगी 5 जुलाई को। उसके बाद एक आया बंदा ज़ियाउल हक, उसने गैर जमाती इलेक्शन कराया, उसमें अरबों खरबों रुपए के पैसे की रेस बेल शुरू हो गई। साफियों को खरीदने के भी लिफाफे तब आए, तब आपने जगीरदारों और सरमाएदारों को सियासत बेच दी। नहीं उसको छोड़े, वो ठीक है। मैंने सवाल और पूछा है, जब हमारे, मैं बयान भी पढ़ता हूं अभी, मुझे ये बताएं कि ये गुंडा अनासर जो पॉलिटिकल आए, जिन्हें पहले इस्तेमाल किया गया फिर कत्ल करवाया गया, पंजाब में भी हुआ, सिंध में भी हुआ। यही अर्ज करने लगो ना, ये 100 ज़ाहिर बलोच को फांसी लगा दो, कोई फायदा नहीं है जब तक जो ज़ाहिर बलोच बनाते हैं ना आप उनको फांसी नहीं लगाते। आपने ज़रबे अदब और ज़रबे वो रद्दुल फसाद क्यों कामयाब हुआ? रोज़ाना इधर दहशतगर्द आते एक एक मारते थे। जब आपने वहाँ जाके ऑपरेशन किया, उनकी दरसगाह ख़त्म की। ज़ाहिर बलोच एक फ्रंट मैन है। लाहौर में आप तो ये कहते ना गुंडों से मरवाया, आपकी पंजाब हुकूमत ने साने मॉडल टाउन में पुलिस से कत्ल कराए, दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी में देखती आंखों ने 14 बंदों को शहीद किया। और यही इमरान खान 10 दफा ताहिरुल कादरी साहब को कहता रहा मैं तुम्हारा कदर बदला लूंगा। तो इस मुल्क में आपने इसी ज़ाहिर बलोच ने एक पुलिस की गाड़ी के नीचे एक बंदे को कुचला। यार आपने तो पुलिस को किराए का कातिल बना दिया जो मेरे मुहाफिज है। वो बेचारे चंद लोग हैं, ऐसे लोगों को लटकाएं। ज़ाहिर बलोच को कसूरवार ना कहें, जिसने ज़ाहिर वो जुड़ाया था उसकी पुष्ट नहीं कर रहा था, जो उससे वारदातें कराता था। भाई साहब एक कमेंट में करता चलूँ जो आपने सवाल किया, बयान उनका वो बयान से पहले मैं बड़ा मुख्तसर बात करूंगा। जब आपका मौजू अवाम की खिदमत ना हो, सियासत ना हो, जमहूरियत ना हो, जब लड़ाई कराची की गाय का दूध हो जो सारा MQM ले रही थी बत्ता की सूरत में, ये बत्ते की लड़ाई थी। पीपल्स पार्टी ने कहा कि साडा हिस्सा सानू दो, हम सिंधी हैं। ये वो लड़ाई है, ये जो पीपल्स अमन कमेटी थी, ये सारी बत्ते की लड़ाई, ये 2 गैंग है। इसके बाद आप पढ़िएगा कत्ल ज़ाहिर बलोच ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिंधी भी की है, उर्दू बोलने वाले भी किए। तो बत्ते की लड़ाई है ना सारी। मरे तो इंसान ना यार, मेरा तो वही गुजारिश है। तो यार सियासत की नहीं, ये बत्ते की लड़ाई बलोच के खिलाफ JIT खाली क्यों बनी? जब तक असल मुल्ज़मान ने जो ज़ाहिर बलोच को ज़ाहिर बलोच बनाने वाले थे, तो एक आम शहरी को 200 बंदों का कातिल किसने बनाया? मेरा सवाल हुक्मरान वक्त से ये है। भट्टी साहब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 6 पुलिस वाले उसने मारे हैं। वो कहते हैं मैं SP बदलता हूँ, मैं SHO बदलता हूँ। सरप्लस उसका कोई नहीं था, उसका कोई मुझे उस वक्त के एक DIG को मैंने फोन किया, मैं क्या सर ये कत्लों गादारत का बाजार गर्म हो रहा है इंसानी। भाई साहब फिल्मों में ऐसे होता है सर। अल्लाह वाद शादा उसने कहा मैं क्या करूं, हुकूमत कहती है उसकी तरफ देख रहे, तो हम तो उसके प्रोटोकॉल में होते हैं। ये तो आपकी ब्रेक पे जाना है। ये भट्टी साहब ये जो उनका मुबैना बयान है, मुबैना क्या 164 का बयान है, 164 का हल्फिया बयान है, ये ज़रा सुन लें। ज़ाहिर बलोच कहते हैं, ज़ाहिर बलोच ने 29 अप्रैल 2016 को ये बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। बयान हल्फी में उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। आसिफ अली जरदारी अवैध टप्पी के कहने पर शुगर मिल्स पर कब्जे किए, ये उनका कहना था। कब्जे की गई शुगर मिल्स को बाद में कम दाम में फ़रोख्त किया गया, ये भी उन्हीं का कहना है। आसिफ जरदारी के कहने पर 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस में भिजवाए। बिलावल हाउस के करीबी बंगलों और फ्लैट्स को ज़बरदस्ती खाली कराया। ज़ाहिर बलोच सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर कायम अली शाह और फरियाल तालुकपुर से मुलाकात की। आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर ने 2 मुकदमात और हेड मनी खत्म करवाई। ज़ाहिर बलोच 2013 में ऑपरेशन के पेश नज़र फरियाल तालपुर ने अपने घर बुलवाया। ज़ाहिर बलोच कह रहे हैं फरियाल तालपुर के घर पर शर्जील मेमन और निसार मुराई पहले से मौजूद थे। ज़ाहिर बलोच इलेक्शन 2013 में सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए फरियाल तालपुर से राब्ते में रहा, यह भी बयान हल्फी है। शाहजहान बलोच, जावेद नगूरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को टिकट भी दिलवाया उन्होंने। 2013 में रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल करवाकर इल्ज़ाम मुखालफिन पर लगवाया, यह भी उन्होंने इतराफ़ किया। SP इकबाल भट्टी को लियारी में तैनात करवाया, SP को, ये भी उन्होंने माना। जुल्फ़कार मिर्ज़ा, कादर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए पुलिस अफसरान की तैनाती कराई। शहीद SSP चौधरी असलम के साथ कई पुलिस मुकाबले हुए। ज़ाहिर बलोच का कहना पुलिस अफसरान के साथ दोस्ताना तल्लुकात थे। पार्टी के कहने पर कई गैर कानूनी काम किए। कादर पटेल के कहने पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए। ज़ाहिर बलोच साहब सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 जराइम पेशा अफराद को नौकरियां दिलवाई, ये भी कहते हैं। और ईरान की खुफिया एजेंसी शुगर मिलों की तादाद भी बता देना, 14 शुगर मिलें थी। ये भी बड़ा ये है जी उनका वो बयान हल्फी भट्टी साहब
जो उन्होंने अच्छा गाय साहब, मैं मुझे एक मिनट लो, देखें बिलावल भट्टो पे ना करप्शन का इल्जाम है ना कत्लो गारत के, वो बेनज़ीर भट्ट शहीद के बेटे हैं। उनका काम है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करना कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज वक्फ कर दिया जाए जो इसके असल उज़ैर बलोच बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाना और नौसार थोराई इन सब के असल कातलों को पकड़े। अगर पाकिस्तान बचाना है, अगर पाकिस्तान में आपने बत्ताखोरी और आइन तोड़ के जगह टैक्स वालों को हुकूमतें देनी है। नहीं भट्टी साहब, मुझे बताएं वफाकी हुकूमत क्यों नहीं अदालत में जाती? इंसाफ का मामला है। वफाकी हुकूमत कुछ करन जो भी होवे ना गजी नहीं, उनका काम है यार, खुदा का खौफ है यार। उसको को इमरान खान को कि सिर्फ और सिर्फ सानिया मॉडल टाउन की मुझे जानवरों की तरह आपके सिटीजन मरे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। इन्होंने कुछ नहीं करना, स्क्रू करना है और इसका भी काजी साहब आप सुप्रीम कोर्ट काजी साहब साहब मुझे नहीं लगता इस केस का भी कुछ हो सकता है गिव एंड टेक, या आप जो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि सुना बात चल पड़ी है। एक ब्रेक की तरफ ये खबर दे दी है भट्टी साहब ने, आपको पता ही नहीं चला। मैंने जो देनी थी दे दी। इसके बाद दोबारा ये खबर ना जाने दें। एक ब्रेक के बाद और भी बड़ी खबरें हैं और भी बहुत से इंकशाफात थे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम बचपन में एक कहानी सुनते थे कि शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते हैं। अब रो रहे थे हम उज़ैर बलोच को, यहाँ भी तो देखे ना, हाँ यहाँ पे जज जो है वो मुलजिम के घर चला जाता है और आज उसके दिफा में एक जो खुद मुबैना कातिल है वो और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में छुपा रहा, उधर उज़ैर बलोच साहब थे, इधर नासिर भट्ट साहब थे। किधर जाए हम? इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, वो जज के कॉन्ट्रैक्ट पे उसे बरतरफ कर दिया गया। उस जज को मुस्बत करने के लिए जो पिंडी का कातल है, जराइम पेशा शख्स है, जो मुल्क से इश्तिहारी भागा हुआ है, वो टीवी पे हम हीरो बना रहे हैं। ये रब दियां शान ना बांदर खान मलाइयां, रब दियां बेपरवाहियां। इस मुल्क का यही हाल होना है, जिस मुल्क में कातलों को, राजनों को, डकैतों को, चुको रसागिरों को आप इज्जत दे, जो फैसले हमारी किस्मत के करे, तो फिर याद रख लें उस मुल्क की 99% पॉपुलेशन या खुदकशियाँ करती है या बेबसी लाचारगी में मर जाती है। आप मुझे बताएं उस भट्ट का अपना करैक्टर क्या है, वो किस कैपेसिटी में उसने वो फिल्म खरीदी, वो किस कैपेसिटी में नवाज शरीफ साहब के घर लेके उस जज मगर मेरा सवाल हो रहा आपसे भी, मुझे क्यों शरीफ आदमी सूट नहीं करता, मुझे क्यों उज़ैर बलोच चाहिए होता है, मुझे क्यों वो क्या नाम है नासिर भट्ट चाहिए होता है? बताएं, आप बताएं। चलें, बड़ी सिंपल जवाब है, आपने सियासत करनी नहीं, आपने अवाम की खिदमत करनी नहीं, आपके अपने झंडे हैं। एजेंडा क्या है? ज़मीनें छीननी है, पैसे। यार 14 शुगर मिलें बता रहा है वो, 14 शुगर मिले कह रहा है कि टप्पी के साथ मिलके मैंने कब्जा किया जरदारी के लिए। मैं नहीं कह रहा, 164 में कह रहा है। एक शुगर मिल का आपको अंदाजा कितने तो है ना? नहीं मैं बता दूं, नासिर भट्ट साहब की वो तो हमने कर दिया, वो तो मर्जी का पढ़ दिया। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान की शुगर मिलों में नवाज शरीफ और जरदारी को निकाल ले, पाकिस्तान में शुगर खत्म हो। और यार आपका पंजाब की अहम तरीन शख्सियत इस वक्त बड़े ओहदे में फायदा है, उसने व्याड़ी और टोबा ट्रेन से कुमार की इंतहा डाल दी। चलो मुबारक हो। अब सारे ही मैच बराबर है इस मुल्क में। आपको कह रहे ना शरीफ आदमी तो हराम का हिस्सा थोड़ा सा मुझे गलत पैसा कमाएगा। आपने मस्जिदों पे कब्जे करा रहे हैं, ये इतने बड़े जी मैं फला हूं, मैं फला, बेगुनाहों को तुम पर्चे दे रहे हो। ये पंजाब भी ना सिंध से कम नहीं है, सानिया मॉडल टाउन आपके सामने नहीं है। मैं बताऊं लाहौर के गुंडे किसके पे रोल पे थे, किसके घर रोजाना जाके हाजिरी देते थे। काजी साहब, भट्टी साहब, लाहौर और पंजाब की सियासत में गुंडे कैसे एंटर हुए, कातिल कैसे एंटर हुए? ये मुशर्रफ के रेफरेंडम से शुरू हुए। मुशर्रफ का रेफरेंडम नवाज शरीफ साहब ने करवाया। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे, कोई इससे इनकार कर दे। ज़ियाउल हक की बात कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुशर्रफ कह दिया, सॉरी ज़ियाउल हक की माफी चाहता हूं, 84 में गालबन हुआ। नवाज शरीफ को जिम्मेदारी दी गई, उसने सारे बदमाशों को इकट्ठा किया। उस वक्त का एक बदमाश बहुत बड़ा नाम था, दर्जनों कत्ल और बदमाशों को ऐसे भी बना दिया। उसके जरिए पोलिंग स्टेशन पे 2% लोग भी नहीं गए, 98% रिजल्ट आया। बकायदा गुंडे खरीदे और गुंडों ने जाके पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए। आपकी ये सियासत आपने मुतारफ कराई है ज़ियाउल हक के जरिए। भट्टी साहब, ये तो ज़ियाउल हक का तोहफा हुआ ना। टाइम कम है, ज़ियाउल हक का तोहफा हुआ ना, टाइम बड़ा कम है। और ज़ियाउल हक के 3 तोहफे हैं ना, मेरी सिर्फ ज़ियाउल हक के 3 तोहफे हैं। एक मोहतरम नवाज शरीफ साहब, एक मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब, तीसरा कलाशनकोफ और हिरवन।
उस दौर से उन्होंने आगे 200 तोहफे आपको दे दिए। बस आगे बच्चे अड्डे देती रही। हमें वन साइडेड एनालिसिस नहीं करना। जरा तलाल चौधरी साहब बड़े मोअज़्ज़ज़ माशाल्लाह, नहीं बड़े दानिश होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। नहीं वो तो उनका खैर, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, बड़ा माशाल्लाह वो बड़े शोला बयान हैं। और इन वाक्यों से तो लग रहे काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। यार मैं हैरान हूं, इन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, आज उस बंदे को साकब निसार को हिट कर रहे हैं। वो भाई इतनी जुर्रत है तो जिसने ये वीडियो बनाई है उनका नाम लो ना, थोड़े से तो मर्द बनो। मुझे याद है तलाल साहब, आप काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं, हम हर पॉलिटिशियन की इज्जत करने के बाद परवेज लाई की गाड़ी पे जब आपके चचा जड़ावाला के थे, बगड़ा कैसे डालते थे, एक दफा बगड़ा डाल दिखा दे यार, वो तो अच्छी बात है बगड़ा डालना। खुशी में यार तहसील का दिला दिया था ना परवेज लाई साहब ने, इतना अच्छा बगड़ा डालते हैं कि आप शादी ब्याह पे ढोल वाले लिबर्टी से नहीं लेंगे। तलाल साहब को रिक्वेस्ट करेंगे यार मैं एक और बात कर रहा हूँ, कल भी हमें मेरे मोहतरम दोस्त एहसन इकबाल साहब ने फ़ोन किया, हमने पूरी चीज़ उनकी मनोमान चलाई, जो उनका नुकता। ये अटैक किसको कर रहे हैं कि किसके पे JIT बनवाना चाहते हैं? माफिया तरले भी चल रहे हैं, कहते हैं JIT भी बनवाओ। नहीं बट अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि अभी तक ये वहीं पे फंसे हुए हैं। कभी ये आ जाते हैं मरियम की बारी पे कि जी अब हम अग्रेसिव होंगे, लड़ेंगे, एक दफ़ा ये शहबाज पे चले जाते हैं। ये वैसे तो नहीं, नून लीग गुम लॉस्ट है, इनकी समझ ही नहीं आ रही इन्होंने जाना किधर है। पीपल्स पार्टी बहुत संजीदा थी इस दफ़ा, स्पीकर पे बिलावल साहब, इनको पिछले हफ्ते 2 मुलाकातें हो गई इनकी क़यादत की, नून लीग पीपल्स पार्टी को दगा दे गई। बिलावल मैंने कहा ना नौजवान है, मुलाकातें जिनसे हुई जो एनआरओ देते हैं या दिलवाते हैं। अच्छा, और मेरे से होनी थी, मैं तो उधार नहीं देना। एक केस है, छोटी सी मामूली सी रकम है 7 अरब की, जो मियां साहब के यानी हवाले से उसको ही कैन नॉट अकाउंट फॉर इट। इस हवाले से कुछ बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है, वो भी सुन लें फिर बात करते हैं। और नायब चेयरमैन के हवाले से क्या उन्होंने क्या सुनाएंगे। ये आप दुरुस्त कहते हैं कि नैब का चेयरमैन आपने बनाया। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। वो जो तैयबा गुल थी उसका राब्ता किससे हुआ था? आपसे। उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज थी वो किसने खत्म करवाई? आपने। उसका जो खामन था फारूक मलक, वो जेल में था, उसको बाहर किसने निकलवाया? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोज हैं वो किसके पास है? आपके पास। ये आपके पास कैसे वीडियो आ गई? वो कह रहे हैं आपके पास है राना साहब। मैं बताऊं, राना साहब वीडियो देखने के मेरे तो बरतानिया दौर के दोस्त हैं, बड़े शौकीन हैं, उनकी उम्र पे ना जाए, अब भी उनका दिल जवान है। भट्टी साहब, राना 2 3 बड़ा प्यारा आदमी है, उसको वीडियो का बड़ा क्रेज है। ये इल्जाम देखें, 1 2 3 4 5 वीडियो नैब के चेयरमैन की बात हो रही है, जिसने एहतसाब करना है, जिसने आपको इंसाफ देना है। वीडियो इनसे बेहतर कोई बना सकता है? देखें, ये तो मुल्क है कि हॉलीवुड बना हुआ है। साहब मुझे ये बताएं, इतने हकायक सामने आ रहे हैं, सिर्फ मुझे बताएं हम इंसाफ किससे मांगे? मुझे वो रास्ता दिखा दें। मैं इस कौम के लिए इंसाफ चाह रहा हूँ, किससे मांगू, किसको अपील करूं? बस हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे जाने से इंसाफ ब्रेक ही मिलेगा। ब्रेक में मिलेगा ना, ब्रेक के बाद मिलेगा। थोड़ा सा बता दूं, वो तैयबा जो जिनका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि BBC में स्टोरी थी कि उनके बच्चों पे कातलाना हमला हुआ है, वो भी ये कहानी। चलें वो कहानी हम देखेंगे, मगर सवाल ये है, यही नैब के चेयरमैन नेक हो जाएंगे अगर ये मलिक क़य्यूम बन जाएं तो? बहरहाल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मलिक साहब, लोगों को बर्बाद करने के बड़े खुशनुमा टर्म्स और लफ्ज़ ईजाद हुए, बेरोजगारी, स्मार्ट साइजिंग, राइट साइजिंग। अब स्मार्ट साइजिंग आ गई है। सवाल मेरा आपसे ये है कि हम इस बुरान की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। PTTC का आपको पता है, और लोगों का टीचर्स की तनख्वाहें आधी हो गई हैं। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि $45 बिलियन की वारदात होती है 10 सालों में एक बिजली का सेक्टर। वहाँ इनकी तनख्वाहें काट के उधर हमने माल देना है। ये नहीं हो सकता कि वहाँ से माल निकाल के इधर बचाएं लोगों को। काजी साहब, ये तब होगा जब आप पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, आप पाकिस्तान के लिए सियासत करेंगे, पाकिस्तान के लिए हुकूमत करेंगे। आपका इस साल का 4200 अरब का रिकॉर्ड खसारा इस बजट में। और हम इस प्रोग्राम में, मुझे एक ही प्राइड है, आप दोनों के साथ मिलकर मैं बात कर रहा हूँ एज ए टीम, जितना हमने IPPs बिजली को छेड़ा है, पाकिस्तान के हर दर्द की जो बीमारी है उसकी जड़ यहाँ बन रही है। अब मैं आपको बताऊं, फिक्र में देने को आपके साथ 10 सालों में कितना
45 बिलियन US डॉलर, ये या 5,000 अरब, 5,000 आपके मुल्क के ऊपर 100 अरब, ऑलमोस्ट आधा पैसा जो आपके गिरेबान पे जिसने आपके बच्चों को भी कैदी बना लिया कर्जे का, नहीं, उसके आपका पीछे मतलब आपके है पीछे ये इनको खत्म कर ले तो आधा कर्जा खत्म हो जाएगा। आधा कर्जा लूट गए हैं तो 10 साल इमरान में। खान तो बड़ी शफाफ हुकूमत करते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? वो इतने शफाफ है, उन्होंने जहांगीर तरीन को आराम से जहाज पे भी बिठा दिया कि शफाफ है कि निकल जाए आप। ये कह रहे हैं नौकरी निकली है, सिर्फ जुल्फी बुखारी की नौकरी पक्की है, जो काम वो रूजवेल्ट बेच रहा है, खूबसूरत वो टूरिज्म इतना प्यारा, इतना क्वीट के मैं आए अल्लाह कुर्बान जाऊं। एक और सुन लें, इन्होंने 70,000 असेसमेंट आई है, 70 लाख बंदा बेरोजगार हो चुका है, 1 करोड़ जिन्होंने नौकरी देनी थी। मैं अगला जो पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, फ्रॉड क्या है, गेम पाकिस्तान के साथ क्या है, ये आपका वजीर कह रहा है कि 23,000 मेगावाट हम बिजली बनाते हैं और पाकिस्तान की जरूरत है 20,000 मेगावाट। कराची वाले मर गए हैं और ड्रामा क्या हो रहा है, बना के नहीं सकते हैं, कैपेसिटी भी तो आपका है ना। मैं कैपेसिटी में बाद में आऊंगा। 23,000 बनाते हैं, 20,000 की जरूरत है, और कराची में फ्रॉड देखे क्या कर रहे हैं, पीटीआई भी एहतजाज कर रही है, पीपी भी एहतजाज कर रही है, मिट्टी ज्यादा बनाते हैं उथे कराची रो के लोग सारे फ्रॉडी इकट्ठे हो। एक फिक्रा, 33,000 अरब की कैपेसिटी की लड़ाई है। अब लड़ाई खान साहब के लिए एक सवाल है, मैं कंक्लूड कर दूं ना, 33,000 मेगावाट के आपने पैसे आईपीपी को देने हैं, ये है वो फंदा जो आपने पास पे डाला। हुजूर, इस के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करके आपने बेड़ा गर्क किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कहते थे जब थे, और आप बाकी चीज़ों को भी, ये आपका मॉडल है जो कर रहे हैं। जरा सुनाए जी, ये क्या कह रहे हैं पीटीआई के MNA और हमारे साबिक क्या बल्कि हालिया कुलीग भी हैं हमारे। चले सुनाए जी। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में अभी इशाइये में मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है, तो उस पर उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से, और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं। ये उमर अयूब खान के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे। इनके वालिद वो थे, मुझे अच्छी तरह याद है, गौर अयूब खान ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी। कराची शहर अभी भूला नहीं है, गौर अयूब खान की यादें। ये तो खैर आपस की अब इन फाइटिंग कर रहे हैं, ये भी मजलूम बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है। लोग किधर जाएं? गौर अयूब साहब पहले मुस्लिम लीग नून में भी रहे, हाँ उसमें भी रहे, वजीर खजाना और खारजा रहे हैं उनके। साहब मैं बताऊं, इस मुल्क में चोर चौकीदार मिल चुके हैं। एक बात अवाम से, अपना अपना सर बचा लो दोस्तों। नारियल है बंदर के हाथों में, आजकल बंदर के हाथों में नारियल है और उसका एंड बड़ा पका हुआ। बचो तुसी ते मैं हूं, तुसी अपना प्रोग्राम। मैं ये बता दूं, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग आपका बंदर यार है या नारियल? जिस मॉडल को इमरान खान साहब आप फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इस मॉडल को 1992 में जो जरदारी साहब ने इम्पोज किया, यहाँ लोड शेडिंग इस तरह नहीं थी जैसे और करप्शन भी इतनी नहीं थी, और यही मॉडल आप भी फॉलो कर रहे हैं। छोटी सी बात, छोटी सी बात, 2 रुपए 40 पैसे इलेक्ट्रिक करंट से मारेंगे और बिजली के बिल से मारेंगे। खबर IMF से कर्ज के लिए इन्होंने कह दिया सब्सिडी 14% महंगी और सब्सिडी खत्म करने का फैसला। ये हुकूमत ने फैसला, ये IMF की। अच्छा मेरी बात सुनने, एक सेकंड देखो, हुकूमत की अच्छी बातों को आप क्रिटिसाइज ना किया करें यार। एक बात इमरान खान से नहीं, एक मिनट ना, देखिए उन्होंने इसीलिए ना घर नहीं बनाए 50 लाख, उन्होंने कहा करोड़ नौकरियां दूंगा। देखिए वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फौत हो जाए, मरे, कब्र में बिजली की जरूरत नहीं होती। आप समझे, एक चीज मुझे भूल जाएगी, आंधी तूफान से महफूज रहते हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। आपका घर भी कब्र ही बनेगा ना। हमने अप्रिशिएट किया था कि जो ड्रग जो अथॉरिटी वाला जो प्राइसिंग, सुन ले यार, ये खबर रह जाएगी, उसमें जो सेक्शन 7 थी उसको खत्म करके इन्होंने बिजली ड्रग की कीमतों में कमी की बात की थी, और हमने इसको अप्रिशिएट भी किया था। बाद में मुझे फार्मास्यूटिकल के कुछ लोगों ने जराए ने बताया कि वो फैसला कैबिनेट में हुआ, और कैबिनेट में जब मिनट्स आए तो वो निकलवा दिया गया। देखें, 1 करोड़ जॉब देने वाले 80,000 ग्रेड 1 से 116 ग्रेड तक लोगों को फारग करने जा रहे हैं। ये IMF की खुशनुदी के लिए सारा काम हो रहा है। आपने वज़ीर आज़म का बयान नहीं सुना था, सुकून सिर्फ कब्र में है, तो भाई मर जाओ ना, बिजली का बिल ना, पानी का बिल ना, बच्चों की करोड़ कब्रें बना रहे हैं। आप हकीकत से क्यों नजर चुरा रहे हैं? मरना नहीं है हम सब ने, बताए ना, आपको ऐसा इंसान है जो पैदा हुआ उसने मरना नहीं है। पहले मेरा जवाब दे, फिर मेरे वज़ीर आज़म ने ठीक कहना, सुकून कब्र में है। सुकून लेना, इधर ना नौकरी चाहिए, ना बिजली तो आपको देंगे, ना इंसाफ देंगे, कब्र देंगे। पीपल्स पार्टी का भी पिटा हुआ इकोनॉमिक मॉडल था, नवाज शरीफ का भी पिटा हुआ इकोनॉमिक मॉडल था,
उस इकोनॉमिक मॉडल को अब जुल्फी बुखारी साहब हमें ये कह रहे हैं कि मैंने 326 या 50 जो लोग 80 निकाले हैं PTDC के, ये 1 करोड़ नौकरियों के रास्ते में रुकावट थे। डेट टाइम नहीं बताया, मगर ये वो मॉडल है के इलेक्ट्रिक बर्बाद, वापदा बर्बाद, बिजली का सेक्टर बर्बाद, बिजली की वजह से आपकी इंडस्ट्री बर्बाद, और ये वो बर्बाद मॉडल है जो मेरे यार मलक साहब मैं माफी चाहता हूं, आप बताएं आपका वजीर आज़म इससे ज्यादा दर्द क्या रखे? वो कहते हैं सुकून कब्र में है, ना बिजली का बिल, ना पानी का बिल, ना बच्चों की फीस, ना पानी का फड्डा, ना नौकरी का फड्डा, ना लड़ाई झगड़े का फड्डा। अब आपको सोल्यूशन तो दे दिया, अब आप मरते ही नहीं, क्या करें? इतने ढीठ हो आप, कहते हो कि मौत अल्लाह के हुक्म से आनी है, वो आनी भी अल्लाह के हुक्म से। कहना ये चाह रहे हैं कि हम फिर 1 करोड़ कब्रें बना दें, ये आप कहना चाह रहे हैं? मलिक साहब आखिरी 20 सेकंड है, हमने खत्म करना। नाज़रीन हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त आ रहा है, चैलेंज हो गए हैं तमाम इन प्लेस जो इनके 2 नंबर निज़ाम थे, जो प्रो इशराफी और एंटी पीपल थे, ये नहीं चलेंगे आने वाले दिनों में। और इतनी बेरोजगारी पॉलिटिकली कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा, चाहे इमरान खान साहब रहें, देर रहें या ना रहें, या कोई नया आ जाए, ये सब बदलना पड़ेगा और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।